अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द रॉन्स्कियन। डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए रॉन्स्कियन सबसे बेस्ट है। तो देखिए हम इसे डिफाइन करते हैं कि रॉन्स्कियन होता क्या है कि इफ y1 एंड y2 आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a टू b, आई से हम उसे डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो दो फंक्शन है y1 और y2, इन दोनों का इस क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट पर, एंड पॉइंट्स के अलावा हर पॉइंट्स पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। देन देयर रॉन्स्कियन इनके रॉन्स्कियन को इस तरह से हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय w, या फिर अगर उसके साथ में फंक्शंस को मेंशन करना ज़रूरी हो तो w ऑफ y1 y2, यानी रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 is defined by w, that is equal to w of y1 y2। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली एक नंबर होता है जो कि हम इस डिटर्मिनेंट से मालूम करते हैं। एक फंक्शन भी हो सकता है। ये y1 और y2 है तो ऊपर हम यहाँ y1 और y2 लिखेंगे, और नीचे निचली रो में y1 डेरिवेटिव और यहाँ y2 डेरिवेटिव लिखते हैं। तो ये जो भी आंसर आएगा वो रॉन्स्कियन कहलाएगा। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करें तो ये लिख सकते हैं y1 y2 डेरिवेटिव माइनस y2 y1 डेरिवेटिव। यानी जिन दो फंक्शंस का हम रॉन्स्कियन फाइंड कर रहे हैं y1 और y2 का, तो पहले y1 को y2 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर लें, फिर माइनस करते हुए y2 को y1 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया जाए। तो जो आंसर आएगा वो रॉन्स्कियन ऑफ w1 एंड w2 कहलाएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास तीन फंक्शंस हों, इन केस ऑफ थ्री डिफरेंशिएबल फंक्शंस, अगर हमारे पास जो तीन डिफरेंशिएबल फंक्शंस अगर हम उनको डिनोट करें y1 y2 और y3 से, तो इनका रॉन्स्कियन w जो कि इक्वल होगा w ऑफ y1 y2 y3। तो वो भी बेसिकली एक डिटर्मिनेंट ही होगा जो कि 3/3 का होगा, जिसमें फर्स्ट रो में y1 y2 और y3 होंगे, सेकंड रो में y1 डेरिवेटिव y2 डेरिवेटिव y3 डेरिवेटिव, और थर्ड रो में y1 डबल डेरिवेटिव y2 डबल डेरिवेटिव और y3 डबल डेरिवेटिव होंगे। लेकिन यहाँ अजम्पशंस में ये भी होना चाहिए कि y1 y2 और y3 ऐसे फंक्शंस हों जिनके लिए उनके फर्स्ट डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हों, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो उनका रॉन्स्कियन डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, अब हम इनको ज़रा डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ ले आते हैं कि रॉन्स्कियन का डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या यूज़ है। तो एक थ्योरम की फॉर्म में हम इसको डिस्कस करते हैं। थ्योरम ये है कि लेट y1 एंड y2 be two solutions of the homogeneous differential equation d2y by dx square plus p dy over dx और प्लस क्यू वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, where p and q are functions of x, where p q are functions of x and are continuous on the closed interval a to b।
क्या कहा हमने कि हमारे पास y1 और y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं, यानी अगर हम y1 को पुट करें y की जगह या y2 को पुट करें तब भी दोनों सूरतों में आंसर 0 आएगा। और ये जो p और q हैं ये डिपेंड करते हैं x पर, मीन हम p को p ऑफ x और q को q ऑफ x भी लिख सकते हैं, बिकॉज दीज आर फंक्शंस ऑफ x। और ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जो इस क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस भी हैं। अगर ऐसा हो तो देन देयर रॉन्स्कियन w ऑफ y1 y2, जिसे हम सिंपली w भी लिख सकते हैं, इज आइदर आइडेंटिकली 0 और नेवर 0 इन क्लोज इंटरवल i। अब ये जो आखिरी बात है इसका क्या मतलब है कि अगर वो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है यहाँ तक कि फंक्शन p और q कंटिन्यूस हैं और सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के y1 और y2 अगर सॉल्यूशंस हैं, तो उनका जो रॉन्स्कियन होगा वो या तो हमेशा 0 होगा, आइडेंटिकली 0 मतलब हमेशा 0 है, 0 के अलावा कभी भी कुछ नहीं होगा, या फिर नेवर 0, कभी भी वो नॉन 0 नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि कुछ पॉइंट्स पर इस क्लोज इंटरवल की कुछ वैल्यूज पर वो 0 हो और कुछ पर 0 ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक फंक्शन ले लेते हैं, ये वैसे आपको समझाने के लिए लिखा हूँ वरना इसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है, कि हम एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x ओवर 2 प्लस x, और हम इंटरवल ले लेते हैं -1 से 1 तक। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो इस इंटरवल में कुछ पॉइंट्स पर तो नॉन जीरो है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर ये 0 है, क्योंकि हम अगर देखें तो f ऑफ 0 जो कि इक्वल है 0 के, और बाकी तमाम पॉइंट्स पर f ऑफ x नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रॉन्स्कियन है वो इस तरह का फंक्शन नहीं होगा कि वो उस इंटरवल के कुछ पॉइंट्स पर 0 दे दे और कुछ पॉइंट्स पर नॉन 0 दे दे। या तो वो मुकम्मल तौर पर 0 होगा या फिर वो मुकम्मल तौर पर नॉन 0 होगा। नॉन 0 हम एक फंक्शन इस तरह से लिख सकते हैं कि f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस x। अब ये जो फंक्शन है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, हम यही इंटरवल ले लेते हैं हम -1 से 1 तक, तो इस पूरे इंटरवल में ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं है, जबकि ऊपर वाला जो फंक्शन था वो 0 पर 0 हो सकता था, बाकियों पर वो भी 0 नहीं था। तो हमारे लिए जो रॉन्स्कियन का आंसर आएगा वो या तो इस तरह का एक फंक्शन होगा जो कभी भी 0 नहीं होगा, या फिर वो होगा ही 0, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इसको प्रूफ करते हैं, इस थ्योरम को हम। ओके, हम रॉन्स्कियन लेते हैं। वी हैव रॉन्स्कियन W जो कि इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डेरिवेटिव एंड y2 डेरिवेटिव का। तो ये इक्वल है y1 y2 डेरिवेटिव माइनस y2 y1 डेरिवेटिव। अच्छा, ये है हमारे पास रॉन्स्कियन। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x we have, जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हम w प्राइम या फिर dw ओवर dx लिखेंगे, और दूसरी साइड पर प्रोडक्ट रूल लगेगा पहले y1 y2 डेरिवेटिव पर, इसका मतलब y1 सेम, y2 का एक बार फिर से डेरिवेटिव, तो वो डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, प्लस y1 का डेरिवेटिव और y2 डेरिवेटिव सेम, माइनस, अब इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं y2 y1 प्राइम पर, तो y2 सेम y1 डबल डेरिवेटिव प्लस y2 डेरिवेटिव एंड y1 डेरिवेटिव सेम। ओके, फर्दर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो w प्राइम इक्वल होगा y1 y2 डबल डेरिवेटिव प्लस y1 डेरिवेटिव y2 डेरिवेटिव माइनस y2 y1 डबल डेरिवेटिव एंड माइनस
y1 डेरिवेटिव y2 डेरिवेटिव हम इसे लिख सकते हैं। तो ये y1 डेरिवेटिव और y2 डेरिवेटिव एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव में। तो w प्राइम या डेरिवेटिव ऑफ w वो इक्वल होगा y1 y2 डबल डेरिवेटिव माइनस y2 y1 डबल डेरिवेटिव। ओके, तो इसको अब हम एक मरतबा यहीं पर रोक के दोबारा अपनी अजम्पशंस की तरफ आते हैं। हम ये सपोज करके चले थे कि y1 और y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब ये है कि ये y1 और y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सिंस y1 and y2 are solutions of given differential equation, so d2y over dx हो क्या है? इसका मतलब अगर हम y1 का डबल डेरिवेटिव लें, y1 डबल डेरिवेटिव प्लस p y1 डेरिवेटिव प्लस q y, सो दैट इज इक्वल टू 0 y1। सो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह अगर y2 भी सॉल्यूशन है तो y2 डबल डेरिवेटिव प्लस p y2 डेरिवेटिव प्लस q y2 विल आल्सो बी इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं y2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय y2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय y1। ओके, तो यही इक्वेशंस फिर इस फॉर्म में बन जाएंगी y1 डबल डेरिवेटिव y2 प्लस p y1 डेरिवेटिव y2 प्लस q y1 y2 दैट इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। और इक्वेशन नंबर 2 को हमने y1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा y1 y2 डबल डेरिवेटिव प्लस p y1 y2 डेरिवेटिव और प्लस q y1 y2 दैट इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। तो q वाली टर्म यहाँ से खत्म हो रही है। अगर हम एक में से किसी दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ऐसा करते हैं कि सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, तो लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड y1 डबल डेरिवेटिव y2 प्लस p y1 डेरिवेटिव y2 प्लस q y1 y2। तो इसमें से माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस y1 y2 डबल डेरिवेटिव माइनस p y1 y2 डेरिवेटिव एंड माइनस q y1 y2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस q y1 y2 और प्लस q y1 y2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और बाकियों को भी हम जरा सिंप्लीफाई करके यूं लिख सकते हैं y1 डबल डेरिवेटिव y2 और माइनस y1 y2 डबल डेरिवेटिव प्लस p हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे y1 डेरिवेटिव y2 माइनस y1 y2 डेरिवेटिव इंटू p दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो y1 डबल डेरिवेटिव y2 है, ये ऊपर हम फाइंड कर आए हैं, ये डबल w प्राइम डेरिवेटिव ऑफ w इक्वल है y1 y2 डबल डेरिवेटिव, ओके, माइनस y2 y1 डबल डेरिवेटिव। तो ये जो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन आ रहा है, ये नेगेटिव w प्राइम के इक्वल है। ओके, हम ये देख सकते हैं वहां था y1 y2 डबल डेरिवेटिव पहले और फिर माइनस y2 y1 डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ सिर्फ सिंबल का चेंज है, इसलिए ये है नेगेटिव w डेरिवेटिव प्लस अब ये y1 डेरिवेटिव y2 माइनस y1 y2 डेरिवेटिव, तो ये नेगेटिव w के इक्वल है इंटू p दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको हम दोबारा कुछ यूं लिख सकते हैं, अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दें तो w डेरिवेटिव प्लस p w दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, या फिर हम इसको यूं लिख लेते हैं dw बाई dx दैट इज इक्वल टू नेगेटिव p w। तो
इसको हम सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो ये सेपरेबल इक्वेशन है dw/w दैट इज इक्वल टू माइनस पी एंड dx। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों को, तो यहाँ से हमें मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ w दैट इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल ऑफ p dx एंड प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहां से जब हम नेचुरल लॉग को खत्म करना चाहें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो w इक्वल होगा e रेज टू दी पावर, या सिंपली यूं लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव इंटेग्रल p dx एंड प्लस c। ओके, तो ये w इक्वल हुआ e रेज टू दी पावर माइनस इंटेग्रल p dx एंड e रेज टू दी पावर c। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज किया, e पावर a प्लस बी दैट इज इक्वल टू e पावर a इंटू e पावर b, ये लॉ हम यूज कर रहे हैं। सो w इक्वल हुआ, अब ये जो e पावर c है, ये भी जो कांस्टेंट ही है, अगेन कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट लीजिए तो वो कांस्टेंट ही बनता है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले वाले कांस्टेंट को c1 और जो फाइनल कांस्टेंट लिखने जा रहे हैं उसे हम c कह देते हैं, तो ये c मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो c e रेज टू द पावर माइनस इंटेग्रल p dx। तो अब ये जो e पावर नेगेटिव इंटेग्रल p dx है, ये तो एक्सपोनेंशियल की पावर होने की वजह से कभी भी जीरो नहीं होगी। तो w डिपेंड कर रहा है c पर। इफ c इज इक्वल टू 0 देन w इज आइडेंटिकली 0, तो ये हमेशा 0 हो जाएगा। और अगर ये c 0 ना हो तो फिर w कभी भी 0 नहीं होगा, देन w इज नेवर 0। तो यही हमने प्रूफ करना था। ओके, दोबारा एक नजर देख लें कि हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट में बताया गया कि y1 और y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं। p और q दो फंक्शंस हैं, x के और कंटीन्यूअस भी हैं। तो उनका जो रॉन्स्कियन है y1 और y2 का, वो या तो मुकम्मल तौर पर 0 होगा या फिर कभी भी 0 नहीं होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने उसका रॉन्स्कियन लिया, उसका डेरिवेटिव फाइंड किया, और चूंकि y1 और y2 डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं तो उनको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया। वो चूंकि उसको सेटिस्फाई करते हैं तो वहां से हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 बनी। इक्वेशन 1 को y1 y2 से और इक्वेशन 2 को y1 से मल्टीप्लाई करके न्यू इक्वेशंस 3 एंड 4 लिख ली। इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट करवा दिया तो q वाली टर्म्स कैंसिल हो गई और हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई dw/dx इक्वल नेगेटिव pw। और इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास w इक्वल हुआ कांस्टेंट टाइम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद रहे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नेवर एवर इक्वल टू 0, e पावर कुछ भी हो। तो इस वजह से हमने ये कहा कि अगर w 0 है तो वो डिपेंड कर रहा है इस c पर, और अगर नहीं है फिर भी इसी c पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर c 0 है तो इसका मतलब w मुकम्मल तौर पर 0 है, और अगर c 0 नहीं है तो फिर w भी मुकम्मल तौर पर 0 कभी नहीं हो सकता। ओके, तो इसके बाद हमारे पास एक और थ्योरम है जिसमें हम ये चेक करेंगे कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कब हो सकते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ यूं है कि इफ y1 एंड y2 आर सॉल्यूशंस ऑफ the differential equation homogeneous second order linear differential equation d2y by dx square plus p dy by dx plus qy that is equal to 0। ये हम अभी इससे पिछले थ्योरम में भी इसी तरह की इक्वेशन पढ़ चुके हैं और y1 और y2 के दो सॉल्यूशंस थे। तो हमने ये देखा कि जो उनका रॉन्स्कियन है वो या तो 0 है मुकम्मल तौर पर या फिर वो कभी भी 0 नहीं है। तो उन दोनों केसेस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये y1 और y2 के जो सॉल्यूशंस हैं इनकी नौइयत क्या है, ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं। देन देयर रॉन्स्कियन w that is equal to w of y1 y2
is equal to 0 if and only if y1 and y2 are linearly dependent. ओके, स्टेटमेंट एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास y1 और y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर उनका रॉन्स्कियन 0 है तो ये जो y1 और y2 हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, और अगर y1 और y2 आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हों तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि w जो है वो 0 है। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन का यही मतलब होता है कि दोनों साइडों से स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना होता है। पहले हम सपोज करेंगे कि इससे पहले वाली स्टेटमेंट ठीक है और बाद वाली शो करेंगे, और फिर बाद में हम ये बाद वाली स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए पहले वाली स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे। तो हम ये सपोज कर लेते हैं पहले कि रॉन्स्कियन जो है वो 0 है। सपोज y1 and y2 are solutions of the differential equation d2y by dx square plus p dy over dx plus qy that is equal to 0, and the Wronskian w that is equal to w of y1 comma y2 is equal to 0. ओके, तो अगर रॉन्स्कियन 0 है तो हम डेरिवेटिव लेकर चेक करते हैं d ऑफ y1 ओवर y2। ये किसके इक्वल होगा? क्वोशंट रूल हम अप्लाई करेंगे, नीचे वाले का नीचे ही स्क्वायर, पहले नीचे वाला फंक्शन फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू, अब ये जो ऊपर वाला है ये है नेगेटिव रॉन्स्कियन डिवाइडेड बाय y2 स्क्वायर। नेगेटिव रॉन्स्कियन ही है बिकॉज w इक्वल होता है y1 y2 डेरिवेटिव माइनस y2 y1 डेरिवेटिव। तो अगर नेगेटिव w कर दिया जाए तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, तो ये नेगेटिव w बन जाता है। और हम ये सपोज कर चुके हैं कि w 0 की इक्वल है, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो डेरिवेटिव है d ऑफ y1 ओवर y2 दैट इज इक्वल टू, सॉरी d ओवर dx है, हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, d ओवर dx ऑफ y1 ओवर y2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव 0 मिल गया है, और ये सिर्फ उसी सूरत में होता है जब वो फंक्शन कांस्टेंट हो। So y1 over y2 is a constant c, where c is a constant. तो इससे हमें ये पता चला कि y1 that is equal to c y2. It mean y1 डिपेंड कर रहा है y2 डिपेंड कर रहा है y1 पर। तो इसका मतलब ये है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, या वैसे भी हम लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन को यूज़ करके करना चाहें तो लिख सकते हैं y1 प्लस इंटू नेगेटिव सी y2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने ये देखा कि इनका लीनियर कम्बिनेशन 0 बन गया, लेकिन इनके साथ वाले जो कोएफिशिएंट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 0 हों, ये 1 तो नॉन ज़ीरो है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सो y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो एक साइड से तो हमने प्रूव कर लिया, हमने सपोज किया कि y1 और y2 के सॉल्यूशन और रॉन्स्कियन 0 है, और हमने प्रूव किया कि y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट है। अब हम इसके कन्वर्स चलेंगे, हम सपोज करेंगे कि y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट हैं। कन्वर्सली सपोज y1 and y2 are linearly dependent। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब है हम इनमें से किसी एक को दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं y1
दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट y2, कोई भी कांस्टेंट है। अच्छा, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं y1 ओवर y2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर अब हम यहाँ इनका डेरिवेटिव फाइंड कर लें d ओवर dx ऑफ y1 ओवर y2, तो ये इक्वल होगा d ओवर dx ऑफ c। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो क्वोशिएंट रूल में ये क्या बनेगा, y2 का स्क्वायर नीचे लिखा जाएगा, y2 y1 डेरिवेटिव माइनस y1 और y2 डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमारे पास 0 कब होती है, a ओवर b इक्वल 0 सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होता है जब a 0 हो। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि y2 y1 डेरिवेटिव माइनस y1 y2 डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 0। या फिर हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो लिख सकते हैं y1 y2 डेरिवेटिव माइनस y2 y1 डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 0। और यही लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास रॉन्स्कियन ही तो है। So this implies that Wronskian of y1 and y2 that is equal to 0। तो इस थ्योरम में हमने ये प्रूव किया कि अगर रॉन्स्कियन 0 है तो जो सॉल्यूशंस हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अगर हम इसी की निगेशन देखना चाहें तो एक क्रोलरी की फॉर्म में इक्विवेलेंटली इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि W of y1 y2 is not equal to 0 if and only if y1 and y2 are not linearly dependent। इसका मतलब यह है कि are linearly independent। क्योंकि इससे पहले हम ये देख चुके हैं ना कि रॉन्स्कियन 0 होता है इफ एंड ओनली y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो अगर हम उसकी निगेशन करें तो दोनों साइडों पे निगेशन होती है। लॉजिक का ये रूल है कि p इफ एंड ओनली इफ q दिस इज सेम एज नॉट p इफ एंड ओनली इफ नॉट q। तो हमने इस लॉ को अप्लाई करते हुए ये करोलरी लिखी। पहले हमारे पास p ये था कि w 0 है और q ये था कि y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब चूंकि हम दोनों की निगेशन कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, तो यहाँ नेगेटिव p हो जाएगा यानी w नॉट इक्वल टू 0 और इफ एंड ओनली इफ y1 एंड y2 आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट लिखे जाते हैं।